हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जी हब के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री में जो राजस्थान की क्लासेस हम देख रहे थे, हालांकि इस क्लास को आने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब से आपको रेगुलरली क्लास अब कंटिन्यूअसली मिला करेगी, क्योंकि जो एलडीसी एग्जाम है जो हम स्पेशल टारगेट कर रहे हैं हमारी एलडीसी एग्जाम को, तो कल 13 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। फॉर्म लगभग सबमिट हो चुके हैं और अब जो कि उसके एग्जाम डेट है 5 और 6 जुलाई 2026 को, उसके लिए जो हमारी स्पेशल फ्री क्लासेज हैं, तो ये आपको कंटिन्यूसली मिला करेगी, ताकि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि अप्रैल 15 तक हम आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है वो आराम से करवा सके, ताकि उसके बाद में आपको मैराथन और क्या टेट सीरीज जैसी सुविधाएं भी हम दे सके। तो चलिए अब हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे मेवाड़ के पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था राणा सांगा के बारे में, और राणा सांगा के बारे में हमने देखा था आखिर में कि कैसे भारत में एक नई शक्ति का उदय होता है। राणा सांगा में जब हमने मालवा गुजरात से संघर्ष उसका पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में जो कौन सा वंश था, लोधी वंश, वहां से भी हमने राणा सांगा का संघर्ष पढ़ा था। अब लोधी वंश को हटाकर भारत में एक नई शक्ति का जन्म हो रहा है, और वह नई शक्ति कौन सी है, तो वह है मुगल। और मुगल में भी उस समय का शासक कौन था, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था, बाबर। अब यह बाबर अब किसे चुनौती दे रहा है कि बाबर को भारत में स्थायी राज करना है, तो बाबर की अब अगली चुनौती कौन है, भारत के राजा, और भारत के भी वो राजा जो सबसे शक्तिशाली है। और उस समय बाबर अब कहाँ पे बैठा है कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दो जगह पे कब्जा किया। कौन कौन सी, एक तो दिल्ली और दूसरी आगरा। इन दो जगहों पर बाबर ने कब्जा किया था। अब बाबर उत्तरी भारत में एक नई शक्ति के रूप में मुगल वंश की स्थापना करता है। अब उसको उत्तरी भारत में जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई दे रहा था, बाबर या फिर मुगलों को जो सबसे बड़ी कोई चुनौती दे रहा था, तो वह कौन दे रहे थे, महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा के साथ में क्या होता है, बाबर का संघर्ष होता है। और इस संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है, तो चलिए आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब बाबर कहां पर कब्जा कर लेता है, बाबर आगरा पर कब्जा कर लेता है, तो बाबर अब ये चाहता है कि मैं धीरे धीरे बाकी के क्षेत्रों को भी जीतूं। इसलिए बाबर आगरा के बाद में कहां पर कब्जा करता है, आगरा के बाद में बाबर फतेहपुर सीकरी, आगरा के बाद में बाबर कहां पे कब्जा कर लेता है, फतेहपुर सीकरी पर कब्जा कर लेता है। यहां तक तो ठीक था। अब फतेहपुर सीकरी पर कब्जा करने के बाद में बाबर और कहां पर आगे अपने सेना का काफिला बढ़ाता है, और फतेहपुरी पर कब्जा करने के बाद में बाबर बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग, यहाँ पर भी बाबर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और बाबर बयाना दुर्ग पर कब्जा करने के बाद में यहाँ पर अपना एक कमांडर बिठा देता है, या अपना एक प्रतिनिधि बिठा देता है। उस प्रतिनिधि का नाम था मेहंदी ख्वाजा। बाबर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, उसका नाम क्या था, मेहंदी ख्वाजा। कौन से दुर्ग पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है बाबर, तो बाबर अपना प्रतिनिधि बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। अब जब महाराणा सांगा को ये बात पता लगती है कि बाबर किसकी सीमाओं के अंदर आ चुका है, राजस्थान की सीमाओं के अंदर आ चुका है, क्योंकि बयाना दुर्ग कहां पर है, बयाना दुर्ग है भरतपुर में। और भरतपुर राजस्थान की क्या है, एंट्री सीमा है। जब महाराणा सांगा को पता लगता है कि बाबर अब कहां पर अटैक कर रहा है, राजस्थान में, राजस्थान की धरती तक आ चुका है, और राजस्थान का कौन सा किला उसने जीत लिया, बयाना दुर्ग उसने जीत लिया, तो महाराणा सांगा बाबर से बयाना दुर्ग छुड़ाने के लिए अब महाराणा सांगा हमला कर देता है। किसके ऊपर हमला कर देता है, बयाना दुर्ग पर हमला कर देता है। क्यों, क्योंकि बाबर ने किस पर अधिकार कर लेता है, बाबर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जब महाराणा सांगा बयाना दुर्ग पर हमला करता है, तो उस युद्ध को हम बोलते हैं बयाना का युद्ध। बयाना कौन सी जगह पर है, भरतपुर, बयाना का युद्ध कब होता है ये, तो आपको डेट ध्यान रखने है, वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद, 16 फरवरी 1527। वैलेंटाइन डे से 2 दिन बाद में यह युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध, बयाना कौन सी जगह पड़ता है, बयाना हमारे भरतपुर में। किस किस के बीच में हो रहा है ये, तो ध्यान रखना है आपको, राणा सांगा वर्सेज बाबर। और बाबर का यहाँ पर कौन सा कमांडर बैठा हुआ है, बाबर का यहाँ पर कमांडर बैठा हुआ है, यानी कि सेनापति जो है इस युद्ध में, वो आपको ध्यान रखना है, मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा, जिसके पास में अब इस समय कौन सा दुर्ग है, बयाना का दुर्ग है, उसको छुड़ाने के लिए
महाराणा सांगा किस पर हमला कर रहा है? वह बयाना पर हमला कर रहा है। अब जब बाबर को मेहंदी ख्वाजा मैसेज भेजता है, इंस्टाग्राम से मैसेज भेजता है कि महाराणा सांगा हमला कर रहा है बयाना के ऊपर, कृपया मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मुगल जानते थे कि अगर उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली कोई शासक है तो वह कौन है? महाराणा सांगा। तो बाबर मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए एक और सेनापति को भेजता है। उस सेनापति का नाम याद रखना है, उस सेनापति का नाम है सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा। तो बयाना युद्ध में बाबर की तरफ से जो दो सेना नायक थे, कौन कौन? सबसे पहले मेहंदी ख्वाजा, जो उस समय क्या था? बयाना दुर्ग का प्रशासक था। दूसरा जो सेनापति था वह कौन था? सुल्तान मिर्जा। के ये दो सेनापति बयाना दुर्ग में किसके खिलाफ लड़ते हैं? महाराणा सांगा के खिलाफ लड़ते हैं। और बयाना का युद्ध होता कब है? तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 16 फरवरी 1527 को यह बयाना का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? राणा सांगा वर्सेस बाबर। और अगर आपसे युद्ध के कारण पूछे जाए तो कारण में आपको बताना है कि बाबर राजस्थान की सीमाओं में प्रवेश कर चुका था, प्लस उसने बयाना का दुर्ग कब्जे में ले लिया था। इस कारण से महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, यानी कि मेवाड़ और मुगलों के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। अब बयाना का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में महाराणा सांगा मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा को भगा भगा कर मारता है, क्योंकि महाराणा सांगा जो युद्ध कला में एक निपुण था और वह हर युद्ध जीतता था, तो भगा भगा कर मारता है। फाइनली क्या कर लेता है? बयाना के दुर्ग को जीत लेता है। यानी कि इस युद्ध में भी जीत किसकी होती है? इस युद्ध में भी महाराणा सांगा की क्या होती है? विजय होती है। अब ये मैसेज बाबर के पास में जाता है। बाबर को पता लगता है कि बयाना दुर्ग पर कौन कब्जा कर लेता है? पुनः महाराणा सांगा बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। अब महाराणा सांगा ये सोचता है कि बाबर का ये हमेशा का नाटक रहेगा कि चलो आज तो मैंने इसको बयाना से भगा दिया, अब कल कोई वापस आक्रमण करेगा, मैं कब तक इनसे युद्ध में उलझा रहूंगा। इसलिए क्या करता हूं कि मैं सीधा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता हूं, क्योंकि बयाना से दूरी आगरा की जो उस समय सेंटर था, क्योंकि बाबर उस समय कहां पे बैठा हुआ है? आगरा में। तो बयाना से आगरा की दूरी है 60 किलोमीटर। तो सांगा कहां पर अटैक करने का प्लान बना रहा है? अब आगरा पर। आगरा पर बाबर को हटाकर वह क्या करना चाहता है? मुगल शक्ति का पूरी तरह से खात्मा करना चाहता है, ताकि बाद में भविष्य में वह कोई बड़ी चुनौती ना उभरे। ठीक वैसे ही बाबर भी क्या चाहता है कि वह पुनः इस युद्ध का बदला लेना चाहता है, अपनी हार का, अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है, और महाराणा सांगा को हराकर वह अपने साम्राज्य को बिल्कुल भी भयमुक्त कराना चाहता है। इसलिए अब दोनों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या होती है? अपने साम्राज्य विस्तार की। कोई भी युद्ध हो, इतिहास का कोई भी युद्ध हो, अगर आपसे युद्धों के कारण पूछे जाए तो एक कारण हमेशा कॉमन रहेगा, वह रहेगा अपनी सीमाओं का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। चाहे वह इतिहास का कोई सा भी युद्ध हो या फिर वो किसी भी युग का युद्ध हो, साम्राज्य विस्तार की भावना से ही वह युद्ध होता है। तो अब अगला युद्ध होता है वह राणा सांगा और बाबर में युद्ध एकदम अवश्यंभावी हो गया था। और अगला युद्ध जो होता है वह युद्ध होता है जस्ट इसके 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद यानी कि मार्च में। मार्च में तो आपको ध्यान रखना कौन सा युद्ध होता है? खानवा, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527, जस्ट इसके 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को कौन सा युद्ध हो रहा है? खानवा का युद्ध, जो कि राजस्थान के इतिहास का सबसे प्रसिद्धतम युद्ध है। और इस युद्ध ने राजस्थान ही नहीं, अब तो भारत की राजनीति को भी इतिहास में बहुत प्रभावित किया। तो कौन सा युद्ध हो रहा है? खानवा का युद्ध हो रहा है। अब खानवा का युद्ध क्योंकि ये एक तरह से आर पार की लड़ाई थी कि बाबर भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और महाराणा सांगा भी मुगलों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। अब उससे पहले दोनों राजाओं ने, यानी किन किन ने? महाराणा सांगा और बाबर ने इस युद्ध से पहले बहुत सारी तैयारी की थी। अब वो तैयारी क्या थी तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस युद्ध से पहले, वैसे हम बात करते हैं कि ये युद्ध हुआ किन किन के बीच में था। तो राणा सांगा वर्सेस बाबर कब होता है? 17 मार्च 1527। और एक किताब जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था, उस बुक का नाम है कविराज श्यामल दास की किताब वीर विनोद। उसके अनुसार इस युद्ध की डेट क्या बताई गई है? 16 मार्च 1527। ये थोड़ा आप अलग से फैक्ट आप याद कर सकते हो कि वीर विनोद खानवा युद्ध की डेट क्या बताता है। तो वीर विनोद 16 मार्च 1527 इस युद्ध की डेट बताता है। बाकी एनसीईआरटी और अदर जो सोर्स होता है हिस्ट्री के, वह इस युद्ध की डेट क्या देते हैं? वह इस युद्ध की डेट देते हैं 17 मार्च 1527 में। अब इस युद्ध से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? तो इस युद्ध से पहले राणा सांगा जो है वह क्या करता है कि सभी राजपूत राजाओं का गठबंधन करता है। क्या करता है? सभी राजपूत
सभी राजपूत राजाओं का गठबंधन करता है। और महाराणा सांगा उस समय इतना शक्तिशाली था कि राजस्थान के जितने भी बाकी रियासतें थी, राजस्थान की जितने बाकी रियासतें थी, उन सभी रियासतों में महाराणा सांगा का मान सम्मान था। इसलिए महाराणा सांगा को सब अपना क्या मानते थे, सब अपना सेना नायक या सेनापति बोल दो या फिर अपना कमांडर बोल दो। इसलिए महाराणा सांगा इस युद्ध से पहले राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं के पास में क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि आइए मेरे साथ और हम किसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, अब बाबर के खिलाफ युद्ध करेंगे। यानी कि वह क्या कर रहा है, राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं का गठबंधन कर रहा है। और महाराणा सांगा जो सभी राजाओं को जो मैसेज भेज रहा है, राजस्थान के सभी राजाओं को मैसेज भेज रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाती परवन। एक शब्द याद रखना है आपको, वह शब्द कौन सा है, पाती परवन। यह किसके द्वारा भेजा गया है, यह महाराणा सांगा राजस्थान के क्या भेजते हैं, सभी राजाओं को भेजते हैं। कौन कौन सी रियासतों को, जो भी रियासतें उस समय राजस्थान में थी, चाहे वह आमेर हो, मारवाड़ हो, सिरोही हो, ईडर हो, आदि जितनी भी रियासतें थी, और जो उनके सहयोगी थे महाराणा सांगा के, उन सभी को सहायता के लिए वह क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। उस लेटर को हम क्या बोलते हैं, उसको पातीपुरन बोलते हैं। कौन भेज रहा है इसको, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा किसको भेज रहे हैं, राजस्थान के सभी राजाओं को। राजस्थान के सभी राजाओं को क्या भेजते हैं, पातीपुरन भेजते हैं। और इस पातीपुरन को पाकर राजस्थान के बहुत से राजा क्या करते हैं, महाराणा सांगा की साइड से युद्ध करने के लिए आते हैं। महाराणा सांगा की साइड से क्या करने के लिए आते हैं, युद्ध करने के लिए आते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ रियासत के अलावा, मेवाड़ रियासत के अलावा खानी युद्ध में किन किन रियासतों से किन किन ने भाग लिया था। तो आइए हम सब एक एक जानते हैं कि पातीपुरन को देखकर कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ रियासत में उस समय जो राजा थे वो कौन थे, गांगा। गांगा अपने पुत्र किसको भेज रहे हैं, गांगा का पुत्र कौन है, मालदेव। मालदेव को इस युद्ध में भेजते हैं। तो मारवाड़ की तरफ से लड़ने कौन आता है, मारवाड़ की तरफ से मालदेव लड़ने के लिए आता है। मारवाड़ के पास में जस्ट एक रियासत पड़ती है बीकानेर। उस समय बीकानेर में राजा थे जैत सिंह। बीकानेर में उस समय राजा कौन थे, जैत सिंह। वह भी अपने पुत्र किसको भेजते हैं, कल्याणमल को। कल्याणमल को क्या करने भेजते हैं, युद्ध करने के लिए भेजते हैं। बीकानेर से जस्ट पास में एक रियासत और है, मेड़ता। मेड़ता से कौन आता है, विरमदेव। मेड़ता के पास में कौन आता है, विरमदेव आता है। एक रियासत हमने पढ़ी थी इडर। इडर को उत्तराधिकारी संघर्ष, उस समय महाराणा सांगा किसकी सहायता करते हैं, महाराणा सांगा रायमल की सहायता करते हैं। लेकिन खानवा युद्ध आते आते रायमल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में महाराणा सांगा किसको, भारमल को राजा बना देते हैं। तो ध्यान रखना है कि ईडर से कौन आता है, भारमल। ईडर से कौन लड़ने आता है, भारमल। एक रियासत है वागड़। वागड़ से लड़ने के लिए कौन आते हैं, उदय सिंह। वागड़ से लड़ने के लिए कौन आ रहा है, उदय सिंह। दूसरी एक रियासत है सिरोही। सिरोही से आता है अखेराज देवड़ा। एक रियासत का नाम हम पढ़ेंगे सादड़ी। सादड़ी से कौन इस युद्ध में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है, झालाजा। झालाजा युद्ध में भाग लेता है। एक रियासत है देवलिया, यानी कि आज का प्रतापगढ़। देवलिया से कौन भाग लेता है, बाघ सिंह। देवलिया से इस युद्ध में कौन भाग ले रहा है, बाघ सिंह। एक जो महाराणा सांगा का दोस्त है वह कौन सी रियासत में बैठा है, चंदेरी। चंदेरी में कौन सा, मेदिनी राय। तो चंदेरी का मेदिनी राय। चंदेरी का मेदिनी राय। आमेर रियासत की बात करें तो आमेर रियासत से कौन आता है, पृथ्वीराज। आमेर रियासत से कौन आ रहे हैं, पृथ्वीराज। सलम्बुर से, जो कि हरावल सेना में भाग रहेंगे।
राव चुंडावत जी आदि इतनी सारी रियासतों के राजा किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं? वह महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। और महाराणा सांगा जो इन सबको लेटर लिखता है, उस लेटर को हम क्या बोलते हैं? देवलिया ध्यान। कौन से युद्ध के लिए ये सब लेटर लिखता है? तो खानवा युद्ध के लिए लेटर लिखता है। किसको लिखता है? राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत से कौन महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ का उस समय राजा की अगर बात करें तो राजा तो उस समय थे गांगा, लेकिन सहायता करने के लिए कौन आता है? सहायता करने के लिए आता है मालदेव। और अगर आपसे बात करें बीकानेर रियासत की, तो बीकानेर में उस समय राजा तो थे जयसिंह, लेकिन सहायता करने के लिए कौन आ रहे हैं? उसके पुत्र कल्याणमल। और भी मेड़ता से विरमदेव, ईडर के भारमल, वागड़ के उदय सिंह, सुरोई से अखेरा, देवड़ा, सादड़ी से झाला जा, देवलिया के बाघ सिंह, चंदेरी से मैदिन राय, आमेर से पृथ्वीराज और सलमपुर से राव चुंडावत जी, जो कि चुंडा के वंशज थे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक नाम और याद रखना है आपको, वह नाम है महमूद लोधी। महमूद लोधी। महमूद लोधी कौन? इब्राहिम लोधी का भाई। यह भी इस युद्ध में किसकी तरफ से लड़ता है? यह भी इस युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ता है। क्यों? क्योंकि महाराणा लोधी वंश को किसने हराया था? बाबर ने। यानी कि लोधी वंश कौन थे? अफगान थे, और बाबर क्या थे? मुगल थे। अब अफगानों का भी दुश्मन कौन है? बाबर। और महाराणा सांगा का भी दुश्मन कौन है? वह भी बाबर है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी कि महमूद लोधी किसके पास आ जाता है? महाराणा सांगा के पास में आ जाता है। अब यह मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर महाराणा सांगा बाबर को हरा देते हैं तो दिल्ली तो कौन रखेगा? महाराणा सांगा। और जो इनका सेंटर कौन सा था? आगरा। किसका? लोधियों का। वह किसको सौंप दिया जाएगा? महमूद लोधी को सौंप दिया जाएगा। इस कारण सहायता के लिए कि वापस लोधियों को अपना राज्य मिल सके, इसलिए महमूद लोधी किसके साथ में मिल जाता है? महाराणा सांगा के साथ में मिल जाता है। और वह कौन से युद्ध में भाग ले रहे हैं? वह खानवा के युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो ये तैयारी हमने देखी है कि ये तो हमने देखा था कि महाराणा सांगा द्वारा क्या क्या तैयारी की थी। उसके बाद में हम बात करें कि आखिर बाबर ने क्या क्या तैयारी की थी, तो बाबर में सबसे पहले कि जब बाबर कैंप डाल के बैठा था खानवा के पास में, जब बाबर आया युद्ध लड़ने के लिए और वह अपनी सेना का कैंप डाल के बैठा था, तो उसकी सेना में एक भय था। भय किसका? महाराणा सांगा का। क्योंकि महाराणा सांगा के बारे में सबने सुन रखा था कि एक ऐसा योद्धा जो आज तक एक भी युद्ध नहीं आ रहा हो, और वह योद्धा जो देखने में कैसा लगे कि जिसका एक कान नहीं, एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, यानी कि वह आधा शरीर है। कि आधे शरीर के साथ में कोई भी लड़े तो इंसान तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या था? भय व्याप्त था सभी सैनिकों में, और उन्होंने सांगा की वीरता किससे भी सुने थे। दूसरा कारण ये था कि जब बाबर भारत में आया था तो वह काबुल से अपने सैनिकों को यह कहकर लाया था कि हम सिर्फ लूटपाट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस बार बाबर क्या करता है? बाबर भारत में रुक जाता है। और दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले बाबर, आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले बाबर पंजाब पर 4 बार अटैक करता है, और चारों बार पंजाब को लूटकर वापस कहाँ पे लौट जाता है? काबुल लौट जाता है। लेकिन इस बार जब वह अपने सैनिकों से दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले बोलता है कि हम हर बार पंजाब जाते हैं आक्रमण करके, कुछ भी हमें वहां से इतना धन प्राप्त नहीं होता। इस बार मैंने सुना है कि दिल्ली में बहुत सारा धन है, तो इस बार हम कहाँ पे आक्रमण करेंगे? दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, दिल्ली को लूटेंगे, खूब सारा धन वहां से एकत्रित करेंगे, और हम कहाँ पे वापस आ जाएंगे? काबुल में। और बाकायदा बाबर जो उसका मेन उद्देश्य क्या था? दिल्ली को लूटना। और बाबर को दिल्ली से इतना धन मिला है कि दिल्ली जीतने के बाद में उसने काबुल के प्रत्येक आदमी को क्या दिया है? एक एक चांदी का सिक्का। इतना अथाह धन संपत्ति बाबर को कहां से प्राप्त होती है? दिल्ली से प्राप्त होती है। और लेकिन जब बाबर देखता है कि यहाँ पर तो इतना सारा पैसा है, यहाँ पर क्या शासन करना भी बहुत आसान है, तो बाबर के मन में आता है कि मुझसे वापस काबुल की तो गरीबी देखी नहीं जाएगी, इसलिए मैं अब क्या है कि भारत से वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए बाबर क्या है कि भारत में रुक जाता है। भारत की धन संपदा को देखकर बाबर अब क्या है? भारत में रुक जाता है। अब इस बात से नाराजगी बाबर के सैनिकों में थी कि आप तो हमें सिर्फ कुछ दिनों का बोल कर रहे थे, अब आप तो यहीं पे रुक गए थे। तो इस बात को लेकर भी सैनिकों में क्या थी? निराशा थी कि पहला तो सांगा का डर, दूसरा क्या है कि बाबर ने वादा खिलाफी की थी कि वह बाबर भारत ही रुक गया था, और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी मौसम। मौसम, जलवायु। काबुल की जलवायु थोड़ी अलग है और भारत की जलवायु थोड़ी अलग है, इसलिए भी उसके सैनिक क्या नहीं हो रहे थे? एडजस्ट नहीं हो रहे थे। प्लस इस सभी कारणों से क्या था कि एक मोरल डाउन था। किसका? बाबर की सेना का। और जस्ट इससे 1 महीने पहले, खानवा के युद्ध से 1 महीने पहले, जब महाराणा सांगा बयाना में 2 मुस्लिम कमांडर, कौन? सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा को रहता है, इस वजह से भी मोरल डाउन था सभी का। इसलिए खानवा युद्ध से पहले बाबर अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और सभी सैनिकों से पूछता है हाउ द जोश,
लेकिन कोई भी उत्तर नहीं देता है। बाबर समझ जाता है कि मेरे सैनिकों में क्या है कि भय व्याप्त है। इसलिए बाबर क्या करता है कि उन सभी को मोटिवेट करने के लिए भाषण देता है। अब बाबर उन सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ मैं मेरे लिए ये युद्ध लड़ रहा हूँ? सैनिक बोलता है कि बिल्कुल, लगता क्या है, कंफर्म है कि आप अपने लिए युद्ध लड़ रहे हो? बाबर बोलता है कि नहीं, मैं मेरे लिए नहीं, मैं धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। और इस्लाम में जो भी धर्म की लड़ाई होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जिहाद। तो बाबर इस युद्ध को क्या घोषित करता है? जिहाद। जिहाद, जिहाद का मतलब क्या होता है? एक तरह से धर्म की लड़ाई। तो बाबर इस युद्ध को क्या बोलता है? बाबर इस युद्ध को जिहाद बोलता है। और जब धर्म कर्म की बातें आती हैं तो लोगों का तो वैसे भी मोटिवेशन हो जाता है कि बाबर बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। इस्लाम का मुझे, जो इस्लामों के देवता हैं, कि पैगंबर साहब ने मुझे संदेश भेजा है कि मैं धरती के इस कोने से लेकर उस कोने तक किसका प्रचार करूं? इस्लाम धर्म का प्रचार करूं। इसलिए मैं गैर मुस्लिमों के खिलाफ क्या कर रहा हूं, यानी कि काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं। तो बाबर इस युद्ध को क्या बोलता है? बाबर इस युद्ध को जिहाद बोलता है। प्लस दूसरा, जब यह घोषणा करता है, जिहाद की घोषणा करता है, तब उसके सैनिक बोलते हैं कि आप इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आप खुद को मुस्लिम बोलते हो, आप जो कुरान शरीफ की बात करते हो जो कि मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है, उस कुरान शरीफ में लिखा है कि मुस्लिमों के लिए दारू पीना वर्जित है, आप दिन रात दारू पीते रहते हो, क्या आप दिन रात नशे में ही रहते हो? और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि बाबर एक डायरी लिखता था, यानी कि बाबर जो डायरी लिखता था उसको हम बोलते हैं बाबरनामा। बाबर की जो डायरी है या बाद में जो उसकी आत्मकथा के नाम से प्रकाशित होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बाबरनामा। उस बाबरनामा में बाबर रोज अपनी दैनिक दिनचर्या लिखता था और बाबर उसमें डेली लिखता था कि आज मैं सुबह उठा, आंखें, नींद अच्छे से नहीं आई थी, शरीर अकड़ रहा था, मैंने 2 पैग लिए और फिर मैं दरबार में गया था, दिन में लंच किया, कुछ मेहमान आ गए थे, फिर मैं उनके साथ बैठ के मैंने 2 पैग लिए और शाम होते-होते तो मौसम ही रंगीन हो गया था, तो पैग ऑटोमेटिकली ले लेते। तो ऐसे बाबर अपनी क्या है कि डेली की दिनचर्या उस डायरी में लिखता था। किसमें? बाबरनामा में अपनी दैनिक की दिनचर्या लिखता था। यानी कि इससे पता लगता है कि बाबर जो था वो भयंकर दारूडिया था, कि दारू पीने का आदी था। अब मुस्लिमों ने बोला कि आप इस्लाम की बात कर रहे हो, आप तो दिन रात सुबह शाम दारू के नशे में रहते हो और इस्लाम में तो दारू पीना, शराब पीना हराम है। तो बाबर सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज से क्या करता हूँ, शराब पीने की घोषणा करता हूँ। तो बाबर किसका त्याग करता है? बाबर शराब छोड़ देता है। बाबर किसकी प्रतिज्ञा करता है? शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा। इस युद्ध से पहले बाबर क्या करते हैं? शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब जब वह शराब छोड़ने की, और कमाल की बात यह है कि बाबर जब इस समय भाषण दे रहा था उसके हाथ में गिलास था, तो बाबर उस गिलास को ऐसे दूर फेंक कर बोलता है कि मैं आज के बाद में क्या नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। सैनिक बोलते हैं कि आपके जो साथ में शराब वगैरह, पेटी वगैरह लाए, उनका क्या करोगे? बोलो सारी की सारी को भी निकाल के फेंको। और उसके अलावा और क्या बोलते हैं कि आप मुस्लिमों का क्या करते हो? सैनिक और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या करते हो? मुस्लिमों का शोषण करते हो। बाबर पूछता है कैसे? तब ऐसे बोलता है कि आप मुस्लिम व्यापारियों से, आप मुस्लिमों के साम्राज्य की बात कर रहे हो, लेकिन आप खुद मुस्लिम व्यापारियों से क्या लेते हो? टैक्स लेते हो। और वह टैक्स का नाम था जो मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था, उस टैक्स का नाम था तमगा कर। कौन सा टैक्स था? तमगा कर नाम से मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। तो बाबर क्या करता है? उस तमगा कर को भी क्या कर देता है? उस तमगा कर को भी समाप्त कर देता है। तो यानी कि अगर कोई पूछा जाए कि खानवा युद्ध से पहले बाबर क्या करता है, तो खानवा से पहले इस युद्ध को किसके घोषणा करता है? जिहाद की घोषणा करता है, प्लस शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है और मुस्लिम व्यापारियों से कौन सा कर हटा देता है? तमगा कर हटा देता है। किसके ऊपर से हटा देता है? मुस्लिम व्यापारियों से। मुस्लिम व्यापारियों से कौन सा कर हटा रहा है? तमगा कर हटा देता है। तो ये आपसे कोई पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि बाबर किस युद्ध को जिहाद बोलता है, तो ध्यान रखना है खानवा युद्ध को वह जिहाद बोलता है। शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा किस युद्ध के लिए करता है, तो वह है कौन से युद्ध के लिए? खानवा युद्ध के लिए। तमगा कर किसको बोलते हैं? जो कि मुस्लिम व्यापारियों द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर लगाया जाता था। समाप्त कौन कर रहा है इस कर को? समाप्त इस कर को कर रहा है बाबर। और कौन से युद्ध से पहले कर रहा है? तो ध्यान रखना है कि खानवा युद्ध से पहले इसको समाप्त कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि खानवा युद्ध से, खानवा युद्ध के बाद में महाराणा सांगा और बाबर क्या की तैयारी करते हैं कि राणा सांगा जो राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं का क्या करता है? गठबंधन करता है, उनको लेटर लिखता है और उस लेटर को क्या बोलता है? पाती परवन। और बाबर क्या करता है? इस युद्ध के लिए जिहाद की घोषणा करता है और शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। प्लस पाती परवन में कौन कौन से ऐसे राजा थे जो महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे, वह आपको ये लिस्ट दे रखी है कि मारवाड़ से राजा
गंगा किसको भेजता है? मालदेव को। बीकानेर से राव जैसी किसको भेज रहे हैं? कल्याणमल को। मेड़ता से विरमदेव आ रहे हैं। वागड़ से उदय सिंह आ रहे हैं। ईडर से भारमल। आमेर से पृथ्वीराज। सलमपुर से चुंडावती। देवलिया से बाघ सिंह। चंदेरी से मैदिन राय। सादड़ी से झालाजा। और सिरोही से कौन आ रहा है? अखिराज देवड़ा। इन सभी के अलावा और कौन साथ दे रहा है? अफगान सरदार कौन? महमूद लोधी भी किसके साथ में? महाराणा सांगा के साथ में। अब उसके बाद में जब दोनों की सेनाएं एकत्रित हो जाती हैं, अब जब खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है, तब बाबर की सेना क्या थी? संख्या में बहुत कम थी। बाबर की सेना क्या थी? संख्या में बहुत कम थी। और उसके सामने महाराणा सांगा की सेना बहुत ज्यादा अधिकशाली। महाराणा सांगा की सेना क्या थी? संख्या में अधिक थी। यानी कि बाबर की सेना तो क्या है? संख्या में कम है, और महाराणा सांगा की सेना क्या है? संख्या में ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक चक्कर था, यहाँ पर एक दिक्कत थी कि जो महाराणा सांगा की सेना भले ही संख्या में अधिक थी, लेकिन वह अलग अलग सेना नायकों के नेतृत्व में लड़ रही थी। कि सपोज डेट कि यहाँ पर तो कौन खड़े हैं? यहाँ पर मेड़ता के बिरमदेव खड़े हैं, यहाँ पर सादड़ी के झालाजा खड़े हैं, यहाँ पर बागड़ के उदय सिंह खड़े हैं, यहाँ पर आमेर के पृथ्वीराज खड़े हैं, यहाँ बीच सेंटर में कौन खड़े हैं? महाराणा सांगा। इनके बगल में, जस्ट बगल में मालदेव है, इधर बगल में जस्ट कल्याणमल है। ऐसे करते करते क्या है कि अलग अलग सेना नायकों के साथ में उनकी अलग अलग सेना थी। प्लस इनकी दूसरी दिक्कत थी कि जैसे मान लीजिए कि युद्ध स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कौन खड़ा है? बागड़ का उदय सिंह खड़ा है। बागड़ का उदय सिंह अपने 7,000 सैनिकों के साथ में लेकर यहाँ पे खड़ा है। अब युद्ध स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही उदय सिंह की मान लो डेथ हो जाती है, तो इसको देखकर इसके तो बाकी के सैनिक है वे क्या हो जाएंगे? युद्ध से आउट हो जाएंगे। युद्ध से क्या हो जाएंगे? वह बाहर हो जाएंगे। ऐसे यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि महाराणा सांगा की सेना में क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। प्लस जो बाबर की सेना थी, अब बाबर की सेना वो सीधा तो अटैक कर रही थी इस सेना पर, लेकिन वह अगल बगल में से भी अटैक कर रही थी, अगल बगल में से भी अटैक कर रही थी। प्लस बाबर जो था उसने पहली बार भारत में कौन सी किस चीज का प्रयोग किया था? उसने तोपों का प्रयोग किया था। कि बाबर अपने साथ में क्या लेकर आया था? बाबर अपने साथ में तोपें लेकर आया था, जो कि राजपूतों के लिए एक तरह से क्या था? एक नया हथियार था। तोपों के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, और तोपों से क्या था कि राजपूतों की जो सेना थी वह जल्दी जल्दी समाप्त हो रही थी। तो बाबर इस युद्ध में प्रथम बार किसका प्रयोग करता है? तोपों का। तोपों का प्रथम बार प्रयोग कौन से युद्ध में किया जाता है? तोपों का प्रथम बार प्रयोग खानवा युद्ध में। प्लस बाबर जो युद्ध पद्धति लड़ रहा था, उस पद्धति को जो नाम बोलते हैं उसको बोलता है तुगलमा पद्धति। तो तुगलमा पद्धति से बाबर क्या कर रहा था? यहाँ पर युद्ध कर रहा था, और क्या कर रहा था? साथ के साथ में तोपों का प्रयोग कर रहा था। और तोपों के बार से क्या थी? महाराणा सांगा की सेना जल्दी जल्दी खत्म होती जा रही थी। अब जब महाराणा सांगा ने देखा कि तोपों के बार से अब महाराणा सांगा की सेना में ज्यादातर क्या थे? घोड़सवार थे और हाथीवाड़ सैनिक थे। कि राजपूत राजा हाथी पर चलने को क्या मानते थे? टसन मानते थे। और ज्यादातर जो भी सेना थी या जो भी सेना नायक थे वह किस पर सवार थे? वह हाथी पर सवार रहते थे। प्लस घोड़सवारों की ज्यादातर सेना में संख्या रहती थी। अब उन तोपों के धमाकों से हाथी विचलित हो रहे थे, प्लस घोड़े विचलित हो रहे थे। अब हाथी जब विचलित होता है और वह इधर उधर भागता है, तो आमने सामने देखता नहीं था। तो हाथी जब तोपों की आवाज से इधर उधर भागने लगे, तो क्या करते थे? वो खुद की सेना को ही खत्म कर रहे थे। तो इसलिए भी सेना में क्या मच गई थी? एक तरह से तोपों की आवाज से भगदड़ मच गई थी। और जैसे जैसे इनके बाकी के सेनानायक मर रहे थे, वैसे वैसे इनकी आधी सेना क्या हो रही थी? युद्ध स्थल से बाहर होती जा रही थी। इसलिए महाराणा सांगा ने जब ये देखा कि मेरी सेना का मोरल डाउन है और ये इस नई युद्ध पद्धति से, इन तोपों से मेरी सेना विचलित हो रही है, अगर मैं खुद फ्रंट पे जाकर, क्योंकि महाराणा सांगा कहाँ पे बैठे हैं? बीचों बीच में, अगर मैं खुद फ्रंट पे जाकर युद्ध लड़ूं तो मुझे देखकर क्या करेंगी सेना? सेना को जोश आएगा और सेना युद्ध से भागेगी नहीं। इसलिए महाराणा सांगा क्या करते हैं कि जस्ट सामने सबसे फ्रंट पे चले जाते हैं। महाराणा सांगा बाबर की सेना के जस्ट सामने फ्रंट पे चल जाता है। जब बाबर यहाँ पर बैठा देखता है कि युद्ध का नेतृत्व अब कौन करने आ गया? महाराणा सांगा बिल्कुल सामने युद्ध का नेतृत्व करने आ गया। तो बाबर की सेना में क्या थे? 2000 तीरंदाज थे। बाबर अपने सैनिकों को आदेश देता है, उन 2000 तीरंदाजों को आदेश देता है कि सारे तीर किसकी तरफ घुमा दो? महाराणा सांगा की तरफ घुमा दो। कि कम से कम एक तीर भी तो लगा महाराणा सांगा को, और महाराणा सांगा खत्म हो जाते हैं तो युद्ध समाप्त। क्योंकि जब मैन सेना नायक ही मर जाएगा, उसके बाद में सैनिक युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए अब बाबर सीधा किस पर अटैक करता है? बाबर अब सीधा महाराणा सांगा के ऊपर अटैक करता है। अब महाराणा सांगा के ऊपर अटैक कर रहा है। महाराणा सांगा जो कि कहाँ पे? बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं।
अब उनका एक तीर क्या हो जाता है, एक तीर महाराणा सांगा को लग जाता है। अब जैसे महाराणा सांगा को वह तीर लगता है, तो महाराणा सांगा जो कि हाथी पे बैठे, पूरी सेना उनको देख रही है। जैसे ही तीर महाराणा सांगा को लगता है, उसके बाद में महाराणा सांगा जो हाथी का जो होद रहता है, उसमें वह क्या करते हैं, गिर जाते हैं। जब सेना देखती है कि महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं, उसके बाद में जो महाराणा सांगा की सेना उसमें क्या मच जाती है, उसमें भगदड़ मच जाती है और सेना क्या कर लेती है, युद्ध छोड़कर जाने के लग जाती है। अब जब मेवाड़ के बाकी सामंत सरदार और बाकी राजपूत राजा देखते हैं कि कौन घायल हो चुके हैं, महाराणा सांगा घायल हो चुके हैं, तो क्या करते हैं कि यह महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। और अब युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना है, युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं झालाजा। जब महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं, उसके बाद में युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं झालाजा, जो कि झालाजा कहाँ के हैं, तो झालाजा को ध्यान रखना है सादड़ी के। सादड़ी के झालाजा क्या करते हैं, युद्ध का नेतृत्व करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि महाराणा सांगा जो कि हाथे पर बैठे हुए थे, उनको गिरता हुआ क्या कर लेती है, सेना देख लेती है। इसलिए सेना क्या करती है, सेना में भगदड़ मच जाती है। हालांकि बाद में जब झालाजा को मुकुट पहनाते हैं, मेवाड़ के राजा का मुकुट पहनाते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है और सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन इसके फलस्वरूप क्या है कि महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से क्या कर लेता है, घायल सांगा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल लेता है। फाइनली इस तरह से यह युद्ध कौन जीत जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि खानवा का युद्ध कौन जीत जाता है, बाबर। क्यों, क्योंकि महाराणा सांगा इस युद्ध में क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और उनके सरदार क्या कर लेते हैं, महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल लेते हैं। अब महाराणा सांगा को जब युद्ध स्थल से बाहर निकालते हैं, तो अपने दौसा जिले में एक जगह पड़ती है बसवा। बसवा कौन से जिले में पड़ती है, अपने दौसा में। यहाँ पर महाराणा सांगा को लाया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, घायल सांगा को उपचार क्या किया जाता है, घायल सांगा का उपचार किया जाता है। कौन सी जगह पर, बसवा, जो कि कहां पर पड़ती है, दौसा जिले में पड़ती है, जहां पर क्या किया जाता है, सांगा का इलाज किया जाता है। उसके बाद में महाराणा सांगा को कहां पे लिया जाया जाता है, यूपी में। यूपी में ले जाया जाता है, कुछ दिन वहां पर वह विश्राम करते हैं और क्या करते हैं, अपनी शक्ति एकत्रित करने के बाबर से खानवा युद्ध के हार का क्या बदला लेने की वह प्लानिंग करते हैं। तभी महाराणा सांगा को समाचार प्राप्त होता है कि बाबर अब कहां पर हमला करने की तैयारी में है, अगला हमला चंदेरी में। चंदेरी में कौन बैठा है, मेदिनी राय, जो कि क्या है, महाराणा सांगा का दोस्त भी है। इसलिए महाराणा सांगा अब क्या करते हैं, महाराणा सांगा चंदेरी में जाने की प्लानिंग करते हैं। किसकी सहायता के लिए, मेदिनी राय की। किसके खिलाफ, बाबर के खिलाफ। लेकिन मेवाड़ के सरदार सामंत उनको समझाते हैं कि आप अभी युद्ध में भाग मत लीजिए, क्योंकि अभी अभी हमने खानवा युद्ध में बहुत बड़ी पराजय का सामना किया है और हम पूरी तरह से आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं और हमारे पास में सेना भी हमारी बहुत कम हो चुकी है। अगर हम चंदेरी के युद्ध में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें एक और हार मिलेगी और हम बाबर को अभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ देर आप, कुछ दिनों तक आप विश्राम कीजिए, कुछ दिनों तक आप इंतजार कीजिए, सेना को पुनर्गठित कीजिए, उसके बाद में बाबर से युद्ध किया जाए। लेकिन महाराणा सांगा अपने सामंत की बात को स्वीकार नहीं करता है और महाराणा सांगा उनसे बोलता है कि अभी जब युद्ध करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ज्यादा दिनों तक वेट करूं। इसलिए महाराणा सांगा किसके खिलाफ युद्ध करने के लिए वापस तैयार हो जाते हैं, बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए वापस तैयार हो जाता है। किसके लिए, चंदेरी में, जब बाबर चंदेरी पर आक्रमण करता है। तो इसलिए मेवाड़ के सामंत ये सोचते हैं कि अगर राणा को नहीं रोका गया, महाराणा को नहीं रोका गया, तो जो मेवाड़ की बची कुछ जो शक्ति है उसको भी क्या कर देंगे, उनको भी वो नष्ट करवा देंगे। और मेवाड़ की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए कि अभी युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए मेवाड़ के जो सरदार है वो क्या कर देते हैं, महाराणा सांगा को खाने में विष दे देते हैं। किसके लिए, क्योंकि ताकि महाराणा सांगा युद्ध ना कर पाए। तो यूपी में एक जगह है, उस जगह का नाम है इरिच। यूपी की एक जगह है, उस जगह का नाम है इरिच। कहाँ पर है ये जगह, यूपी में। वहां पर क्या दिया जाता है, वहां पर महाराणा सांगा को जहर क्यों दिया जाता है, ताकि वह बाबर के खिलाफ युद्ध न कर पाए। महाराणा सांगा को जहर दे दिया जाता है। कौन सी जगह में, इरिच, यूपी में महाराणा सांगा को जहर दिया जाता है, खाने में विष मिला दिया जाता है। और जब ये खाना खाकर, और उस समय जहर देने का मतलब था कि एक शीशा जो धातु होती है वो कांचनुमा होती है, उसको पीस कर खाने में मिला देते थे और उसका असर क्या है, धीरे धीरे होता है। जब महाराणा सांगा इरिच में खाना खाता है, उसके बाद में उसको खाने में क्या, शीशा पीस कर या घोल कर उनको खाने में दे दिया जाता है, जिसका असर बाद में दिखाना चालू होता है। जब महाराणा सांगा इरिच में जाते हैं
इरिच से आगे की ओर प्रस्थान करते तो एक जगह पहुंचते, उस जगह का नाम है कालपी। यह भी कौन सी जगह पर है? कालपी कौन सी जगह पर है? यह भी यूपी में है। इस कालपी तक आते आते महाराणा सांगा की क्या हो जाती है? कालपी में मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 जगहों के नाम है कि सबसे पहले बसवा। बसवा में क्या होता है? घायल सांगा का इलाज होता है। इरिच में क्या दिया जाता है? महाराणा सांगा को जहर दिया जाता है। और कालपी जो कि कहाँ पे? यूपी में। यहाँ पर क्या हो जाती है? महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में मांडलगढ़, जो कुंभलगढ़ के पास में मांडलगढ़ में महाराणा सांगा का क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। महाराणा सांगा की यहाँ पे क्या होती है? छतरी बना दी जाती है। तो महाराणा सांगा की छतरी अगर कोई हमसे पूछ ले तो वह कौन सी जगह पे है? मांडलगढ़ में है। महाराणा सांगा की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? कालपी पर हुई थी। इरिच में क्या दिया गया था? महाराणा सांगा को जहर जहर दिया गया था। और बसवा दौसा में महाराणा सांगा का क्या किया गया था? इलाज किया गया था। अब महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में हम अगर बात करें महाराणा सांगा के बारे में कि महाराणा सांगा कैसे राजा थे, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बाबर अपनी सभी बातों को क्या लिखता था? अपनी डायरी बाबरनामा में लिखता था। तो जाहिर सी बात है कि वह खानवा का युद्ध करने आया होगा तो जरूर उन्होंने महाराणा सांगा के बारे में लिखा होगा। तो जो बाबरनामा है वह उसके लिखता कौन है? उसको बाबर लिखता है। तो बाबरनामा के अनुसार यह फैक्ट कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो इस बात की जानकारी, इस फैक्ट की जानकारी कौन सी देती है? बाबरनामा किताब देती है कि बाबरनामा के अनुसार महाराणा सांगा के दरबार में बाबरनामा में लिखता है कि महाराणा सांगा इतना बड़ा राजा था कि उस समय महाराणा सांगा के दरबार में क्या थे? 7 तो राजा थे। 7 राजा थे। 9 क्या थे? राव थे। और 104 छोटे बड़े सरदार थे। 104 सरदार थे। कि महाराणा सांगा के दरबार में कितने राजा थे? कि 7 तो राजा, 9 राव और 104 क्या थे? सरदार थे। इस बात की जानकारी कौन देता है? इस बात की जानकारी हमें बाबरनामा देती है। कि महाराणा सांगा के दरबार में आपसे सीधा से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराणा सांगा के दरबार में कितने राजा थे, या फिर कितने राव थे, या फिर कितने सरदार थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार महाराणा सांगा के दरबार में थे, जिसकी जानकारी कौन देती है? बाबरनामा देती है। उसके अलावा हम बात करें कि महाराणा सांगा को उपाधियों की क्या है, कि इनको क्या क्या टाइटल मिले हैं उपाधि। तो सबसे पहले इनको बोला जाता है हिंदू सुल्तान, कि हिंदुओं के उस समय के सबसे बड़े राजा थे, सॉरी हिंदूपत। एक इनको उपाधि मिलती है, वह कौन सी मिलती है? हिंदूपत। हिंदू, ये अपने आप हिंदू राजा थे, और पत यानी कि राजा। हिंदुओं के पथ प्रदर्शक है, हिंदुओं के सबसे बड़े राजा, इसलिए इनकी एक उपाधि क्या मिलती है हमें? हिंदू पथ। और दूसरी इनकी एक उपाधि मिलती है, वह मिलती है सैनिकों का भग्नावेश। दूसरी उपाधि कौन सी मिलती है? सैनिकों का भग्नावेश। और ध्यान रखना है कि यह उपाधि ने कौन देता है? तो यह उपाधि ने देता है कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने यह उपाधि देता है। किस कारण देता है? क्योंकि महाराणा सांगा जो थे उनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव। उनके शरीर पर क्या थे? 80 घाव थे। आपने एक कभी लाइन सुनी हो कि 80 घाव थे तन में फिर भी बैठा नहीं थी मन में? वह महाराणा सांगा के लिए है कि उनके तन पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। इसलिए, और उनका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक कान नहीं और एक आंख नहीं, यानी कि उनका आधा शरीर था। आधा शरीर यानी कि आधा सैनिक, यानी कि भग्नावेश का मतलब होता है आधा। कैसा आधा? सैनिक के वह क्या थे? एक तरह से आधे सैनिक थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? सैनिकों का भग्नावेश कहा गया है। और उनके पूरे शरीर पर इतने सारे घाव थे कि अगर उनकी गणना की जाए तो कितने घाव थे, तो ध्यान रखना है कि 80 घाव थे। तो महाराणा सांगा की अगर हमसे कोई उपाधि पूछ ली जाए तो सबसे पहले हिंदूपत, और दूसरी क्या थी? सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश उन्हें कौन बोलता है? कर्नल जेम्स टॉड उन्हें यह उपाधि देता है। कितने घाव थे शरीर पर? 80 घाव थे। कौन सा युद्ध वो लड़ते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि खानवा और बयाना किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। मुगलों के खिलाफ 2 युद्ध लड़ते हैं। कौन कौन से? बयाना और खानवा। प्लस इनके अलावा इनसे और अगर पूछा जाए कि और कौन कौन सी रियासत से इनके युद्ध होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मालवा के साथ में भी इनका युद्ध होता है। मालवा के साथ में गुजरात में भी इनका युद्ध होता है, जो कि मैंने कल की क्लास में लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के साथ में भी इनका युद्ध होता है। गुजरात के साथ में कौन सा युद्ध होता है? इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। मालवा के साथ में कौन सा युद्ध होता है? गागरोन। और दिल्ली के साथ में कौन सा होता है? बाडी।
और खातौली, यह युद्ध महाराणा सांगा के थे। और मुगलों के साथ में हमने भी दोनों युद्ध पढ़े थे, वह कौन कौन से थे? बयाना और खानवा। तो महाराणा सांगा के यह युद्ध थे। और उपाधि देखे तो हिंदुपत और सैनिकों का भग्नावशेष। तो ये अभी हमने महाराणा सांगा के बारे में देखा। अब जब महाराणा सांगा की जब मृत्यु होती है उसके बाद में मेवाड़ के सरदारों के लिए सबसे विकट परिस्थिति आती है। मेवाड़ एक बार फिर संकट में गिर गया था। क्यों? क्योंकि उस समय के जो सबसे शक्तिशाली था, एक तरह से देखा जाए कि हिंदुओं में, सॉरी, राजपूतों में उस समय का जो सबसे शक्तिशाली राजा था, अगर वह कोई था तो वह महाराणा सांगा था। महाराणा सांगा को हम अंतिम राजपूत राजा मान सकते हैं जिसने सीधे डायरेक्ट किसको चुनौती दी है? दिल्ली को चुनौती दी है। हालांकि सांगा के बाद में राव चंद्रसेन हो गए, महाराणा प्रताप जैसे लोग न भी किससे दिल्ली के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन वह क्या थे कि उस समय परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। महाराणा प्रताप के समय क्या सीन था कि दिल्ली के जो अकबर बादशाह था उसने उदयपुर पर कब्जा किया था, चित्तौड़ पर कब्जा किया था, यानी कि वह घर में घुसकर चुनौती दे रहा था। महाराणा प्रताप मुगलों से अपने घर की रक्षा करता है, लेकिन महाराणा सांगा सीधे डायरेक्ट कहां पर जाकर के वे खानवा, जो कि बिल्कुल दिल्ली और आगरा से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, कि बिल्कुल उनके घर पर, उनके बाउंड्री पर बैठकर उनको चुनौती दे रहा है। तो यह अगर कोई आखिरी राजा राजस्थान में करता है तो वह क्या करते हैं? महाराणा सांगा करते हैं। अब महाराणा सांगा के बाद में एक बार फिर मेवाड़ में कि अगला राजा कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो महाराणा सांगा है उनके 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है भोज, एक पुत्र का नाम है भोज, एक पुत्र का नाम है रतन सिंह, और एक पुत्र का नाम है विक्रमादित्य। और एक पुत्र का नाम है उदय सिंह। यह कौन है? महाराणा सांगा के पुत्र है। राजकुमार भोज यह कौन थे? मीराबाई के पति। जो भक्त शिरोमणि मीराबाई हैं वह महाराणा सांगा की बहू थी, और उनका पति का क्या नाम था? भोज। मीराबाई के पति कौन थे? भोज। यह क्या है? सांगा के जीवन काल में क्या हो जाते हैं? युद्ध में मारे जाते हैं। सांगा के जीवन काल में क्या हो जाते हैं? युद्ध में मारे जाते हैं। तो अब कौन बचे? रतन सिंह, विक्रमादित्य, और उस समय क्या थे? उदय सिंह तो बहुत छोटे थे। अब यह उसके बाद में क्या बनते हैं? रतन सिंह जो है यह क्या बनते हैं? सांगा के बाद में अगले राजा बनते हैं। तो अगले राजा महाराणा सांगा के बाद में कौन आते हैं? महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह, इनके बारे में बस आपको 2 चीजें याद रखनी है कि सबसे पहली चीज तो यह है सांगा के पुत्र थे, और दूसरा बूंदी, बूंदी में एक राजा है इनके समय में, सूरजमल, और वे टाइटल क्या लगाते थे? हाडा। बूंदी के सूरजमल हाडा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। बूंदी के सूरजमल हाडा के खिलाफ क्या हुए? लड़ते हुए मारे गए थे। कौन? रतन सिंह, जो कि क्या थे? सांगा के पुत्र थे। अब आपने देखा कि कि भोज की मृत्यु सांगा के जीवन काल में हो जाती है। रतन सिंह जो कि बूंदी के सूरजमल हाडा के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। इसलिए अब अगला राजा कौन बनता है? अगले राजा बनते हैं सांगा के बाद में महाराणा विक्रमादित्य। तो अगले राजा जो अगली हेडिंग है वह कौन है? विक्रमादित्य। कौन है? महाराणा विक्रमादित्य। इसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो या क्लासेस पसंद आ रही है या फिर एलडीसी से रिलेटेड और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक फॉलो कीजिए। धन्यवाद आप सभी।